Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we are solving here paper number 1 and this is lecture number 2 of this sample paper on dealing with the difficult question of paper number 1. सबसे पहले देखते हैं question number 32. So here in each of the figure given below AB is parallel to CD, मतलब दोनों के लिए यहाँ पे AB parallel to CD दिया गया है. Find the value of X in each of the case. So पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ही आसानी से होने वाला है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन को क्रॉप करके ले चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होगा इसका. सो बेटा देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो गिवन आपके पास है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो बेटा आपको करना क्या है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, ई पॉइंट से जाने वाली लाइन समथिंग एम ले लेना है. ओके, सो दिस इज एम एन. तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लिखेंगे ड्रॉ एम एन दैट इज पैरेलल टू ए बी. तो अब बच्चों एम एन ए बी के पैरेलल है, देयरफॉर एम एन ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, सी डी के, बिकॉज ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है. ओके, चलिए आंसर का पार्ट में डील करता हूं. तो ये आपके पास में आपको टोटल एंगल एक्स फाइंड करना है. अब ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि ये जो एम एन लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, तो अगर ये आपको इस तरीके का एंगल जब भी दिखता है तो कौन सा एंगल होता है बच्चों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो दिस इज हाउ मच, 35 डिग्री रियल, and this is 65, so it will also how much, 65 डिग्री. सो बेटा टोटल एंगल आपसे x पूछा गया, तो x इक्वल्स टू 35 प्लस 65, हाउ मच इट विल बी, x इक्वल टू 100 डिग्री. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन. भाई सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है इससे, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं. इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि P क्यू आर को हर को सबको एक जगह लेकर के आना है. चलो सॉल्व करते हैं. P क्यू आर सबको एक जगह हमको यहाँ पे लेकर के आना है. बच्चों देखो, ये आपके पास में एंगल P दिख रहा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस P होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. सो दिस विल बी 180 माइनस P. ओके, एंड आपके पास में ये 180 माइनस P हो चुका है. और अब हम ड्रॉ करते हैं, अगेन यहाँ पे हमको वही ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ साइड एम एन, लाइन एम एन दैट इज पैरेलल टू ए बी, एंड ऑब्वियसली ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो तीनों पैरेलल होंगे. बेटा यहाँ पे एक हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक ना. सो कंसीडरिंग दिस लाइन विद द ग्रीन कलर, ये देखिए ये हमने ले लिया है इस तरीके से. बच्चों अगर ये 180 माइनस पी है, ये एम ले लो और ये एन ले लो, ये पॉइंट को, तो आपके पास एंगल ई एफ एम, देखो एंगल ई एफ एम, अच्छे से सोच करके बोलना है, ई एफ एम कितने डिग्री होगा, 180 माइनस पी होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा भाई, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. देखो भाई ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले के क्या होगा, इक्वल होगा. होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा. सो 180 माइनस पी हो जाएगा. नहीं नहीं हुआ क्लियर क्या, चलिए देखिए, देखिए अब मैंने इसको थोड़ा और जूम इन कर दिया है, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपके पास जो एंगल इधर पे बनेगा इस कोने पे, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस पी. एंड आपने ड्रॉ क्या किया है, यहाँ पे एफ से लेकर के एक लाइन आपने ड्रॉ करी है, दिस लाइन इक्वल्स टू एम एन. एम एन, ये पॉइंट एम ले लीजिए और ये पॉइंट आप एन ले लीजिए, एंड एम एन इज पैरेलल टू ए बी आपने ड्रॉ किया है. बच्चों मुझे बताओ कि अगर ये 180 माइनस पी है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना निकल करके आएगा, क्या ये भी 180 माइनस पी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर दिख रहा है, सो इट विल आल्सो 180 माइनस पी. सो यू कैन राइट एंगल ई एफ एम, एंगल ई एफ एम इक्वल्स टू 180 माइनस पी. वंस अगेन बच्चों ये एंगल आपके पास में आर है. ओके, तो अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा. सो एंगल जी एफ एम, एंगल जी एफ एम इक्वल्स टू हाउ मच, एंगल आर. देखिए अब हमारे पास जो कंप्लीट एंगल है ई एफ जी, जो है हमारे पास कंप्लीट एंगल, एंगल ई एफ जी जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू क्यू डिग्री दिया गया है. डिग्री मत लगाइए, क्यू बस लिखे रहने दीजिए.
तो ये हमारे पास क्यू दिया गया है। ई एफ जी को हम दो एंगल से मिला हुआ मान सकते हैं। ई एफ जी इज कंपोज्ड ऑफ टू एंगल्स। व्हाट? एंगल ई एफ एम प्लस एंगल एम एफ एंड जी, and this is equals to q. So what is the value of EFM? We have calculated the value of EFM is 180 minus P, and MFG or GFM whatever it is equals to R, and this is equals to Q. क्या करना है बच्चों? हमको एक पार्टी इधर ले जाना, 180 को यहाँ छोड़ना है। सो माइनस पी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस पी, प्लस क्यू बैठे ही हुआ है, एंड आर इस तरफ आएगा इक्वल टू आर, एंड हियर इट विल बी हाउ मच? 180. सो दिस इज प्रूव्ड. सो पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, डन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कह रहा है। सो a cloth having an area equal to 165 meter square is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meter. ठीक है भाई। How many student can sit in the tent if a student on an average occupies 5 by 7 meter square on the ground? देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक क्लॉथ है जिसका एरिया आपको दिया गया है 165 मीटर स्क्वायर दिया गया है, इज शेप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ कोनिकल टेंट। इसकी 5 मीटर इसकी आपको रेडियस दी गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कोन बनाया गया है बच्चों, ये कोन किसका बनाया गया है? इस क्लोथ का बनाया गया है। तो ये जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ होगा वो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ होगा? इसके कर्ड सरफेस एरिया में या इसके टोटल सरफेस एरिया में? बिल्कुल सही बात। ये इसका जो क्लोथ इस्तेमाल हुआ है ये इसके कर्ड सरफेस एरिया में इस्तेमाल हुआ होगा। मतलब ये जो 165 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है ये इसका सी एस ए है। सी एस ए इक्वल टू हाउ मच? 165 मीटर स्क्वायर, राइट। ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि इसका जो सी एस ए है ये 165 मीटर स्क्वायर में है। रेडियस इसकी दी गई है आपके पास में कोनिकल टेंट की 5 मीटर, 5 मीटर इसकी आपको रेडियस दी गई है, ठीक है। सो यू कंसीडर आर इक्वल्स टू 5 मीटर। अब हाइट की बात की जा रही है कि यहाँ पे हाइट आपको पता करना है कि कितनी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमको यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट, देखो इन द टेंट। अब ये एक चीज बताओ कि जो बच्चे बैठेंगे वो टेंट के अंदर कहाँ पर बैठेंगे? भाई टेंट के अंदर बैठेंगे तो जगह पे जगह क्या होगी? जमीन होगी सर्कुलर पाथ में। क्यों भाई? टेंट में तो चढ़ नहीं जाएंगे कि कोई यहाँ चिपक गया है कोई यहाँ चिपक गया है। भाई टेंट के अंदर जो जमीन है वहां पर बैठे होंगे, मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये जमीन का एरिया निकलवाना चाहता है, और जमीन का एरिया सर्कुलर होगा, मतलब आंसर क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पहला एरिया तो आपका पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। सो रेडियस तो 5 दी गई है, सो एरिया ऑफ द ग्राउंड, यू कैन से एरिया ऑफ द ग्राउंड, ठीक है ना, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ग्राउंड या यू कैन से सिटिंग एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई मीन्स 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। 5 मीटर का स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 5 25, 25 दिस विल बी एरिया। सो बच्चों इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। ये सॉल्व होएगा पूरा का पूरा, तो कितना आ गया? 550 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया आपके पास में, देखो ये एरिया ऑफ ग्राउंड आया है। अब यहां से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ स्टूडेंट ऑन एवरेज ऑक्यूपाइज 5 बाई 7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। मतलब एक बच्चा अगर 5 बाई 7 मीटर स्क्वायर ले रहा है तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइड बाय यूनिट एरिया। भाई पूरे एरिया में एक आप यूनिट एरिया, मतलब एक बच्चा जितना बैठने का एरिया ले रहा है उसको आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे आप डिवाइड करिए, देखिए 22 बाई 7 इंटू 25 था जिसको अपन ने सॉल्व करके कितना आ गया? 550 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया, एंड यूनिट एरिया इज हाउ मच? 5 बाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 550 बाई 5
सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 110 स्टूडेंट्स बैठेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। कितने स्टूडेंट्स होंगे? 110 स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी बात है। अगला, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यार वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए यहाँ पे हाइट। यहाँ पर हमें वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए है और एरिया हमारे पास दिया गया है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, तो एरिया को गिवन है, एरिया हम मान सकते हैं पाई आर एल। सो पाई आर एल दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 165 मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है, पाई आर एल इक्वल्स टू 165। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 मीटर, एल अननोन है। दिस इज इक्वल्स टू 165 मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी बच्चों। सो यहाँ पे एल की वैल्यू निकालिए 165, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 7 ऊपर आ जाएगा, राइट। 22 नीचे रहेगा और 5 यहाँ पे रहेगा, तो 5 से 165, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा रुक जाइए, 5 3 जा 15 अगेन, ठीक ना? यस, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 33, राइट। 5 से कैंसिल हो गया। बस ये ऊपर बताइए कितना आएगा? 21। कितना आ गया? 10.5। सो आंसर ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ये एल आपके पास आ चुका है, ठीक ना? और आप इसको 10.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, तो यहाँ तक हमने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया है। एल की वैल्यू हमारी 10.5 आप आ चुकी है। यहाँ पे एल की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज इक्वल टू, कैंसिल करने पर के बाद 21/2 आ गया एंड 21/2 इक्वल्स टू 10.5। अब यहाँ से एक नई प्रोसेस हमको शुरू करनी है, क्योंकि आपको हाइट चाहिए है। हाइट किस लिए चाहिए? क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास आर तो है बट एच नहीं है, सो यू नीड हाइट। सो यू नो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, द फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट इट इज, so you need h square, so h square equals to l square minus r square। बच्चों l की वैल्यू अभी आपके पास आई है, हाउ मच इट इज? 21/2। ओके, सो राइट हियर 21/2 होल स्क्वायर माइनस रेडियस यू हैव ऑलरेडी गिवन, इट इज 5, सो 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। देखिए इसको आप चाहें तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 441/2, 441/4, 441/4 minus 25, this is equals to h square। 441 minus 100 divided by 4 equals to h square। so यहाँ लिखता हूँ मैं, so h square equals to 341। 441 minus 100 equal to 341 divided by 4। now h equals to under root of 341 divided by 4। क्लियर? देखिए यहाँ से h की वैल्यू नीचे तो 2 आ जाएगा। अब रही बात 341 का रूट निकालने की, तो 341 देखिए जब आप स्क्वायर करते हो तो 17 का स्क्वायर आपके पास आता है 289 एंड 18 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 324। ओके, एंड 19 का स्क्वायर कितना आता है मुझे बताइए आप लोग? 19 का स्क्वायर कितना आता है करके देखिए, हाउ मच? सो स्क्वायर ऑफ 19 इक्वल टू 361। ओके, 361। तो ज्यादा क्लोज 341 किसके है? ज्यादा क्लोज 324 के है कि 361 के है? आप देखिए 324 ज्यादा क्लोज 341 के। यहाँ से इसका 20 का गैप पड़ रहा है, 20 से कम का गैप पड़ रहा है। ओके, और यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप एक काम करो, 18 से थोड़ा सा बड़ा। ओके, 18 से थोड़ा सा बड़ा। तो अब ऐसे मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अगर आप वैसे कहोगे कि सर हमें तो बिल्कुल क्लियर आंसर चाहिए, तो फिर आपको वो डिवीजन मेथड लगानी पड़ेगी, बट चलता है इतना। तो 2 9 18। अब आप कहोगे सर 9 में क्यों ब्रेक किया? अरे रुको जरा, मैं 9 में ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 से थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूँ। तो यार 9.1 ले लो या 9.2 ले लो, ठीक है ना? ज्यादा क्लोज मत जाना, 9.1 या 9.2। तो यहाँ पर आपने 9.2 राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली ले लिया है। सो नाउ अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 22/7, दिस इज पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 multiplied by 5 2 times
एंड h दैट इज इक्वल्स टू 9.2। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर जो आ जाएगा 241 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर इन मीटर क्यूबिक। ओके, मीटर क्यूबिक, नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है क्वेश्चन 35 गाइस? यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। इसका नाम आप px दे दीजिए कि ये मान लीजिए कि ये गिवन पॉलिनोमियल px है। ओके, तो सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल का नाम मान लिया, px मान लिया या fx मान लिया। बच्चों अब फैक्टर थ्योरम लगानी है हमको। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से हमको एक कोई रूट पता कर लेना है इसका, है ना। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये, इसको आराम से समझो। तो सबसे पहले आप इसका लास्ट टर्म देखा करो। लास्ट टर्म क्या है? -45। अब -45 के फैक्टर्स देखो। तो -45, अब आप माइनस को छोड़ो, आप केवल 45 पे ध्यान लगाओ। 45 को कौन कौन डिवाइड करता है भाई? 1 तो सबको करता है, 1 के बाद 3 भी करेगा, 15 3 जा 45, 5 भी करेगा, 9 भी करेगा, 15 भी करेगा एंड 45 भी करेगा। इन सब में आप प्लस माइनस यूज कर लो, ठीक है ना। आप में सबने इसको क्या यूज करना है? प्लस माइनस यूज करना है। अब इसके बाद में जो द फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट x की पावर 4, लास्ट वाला टर्म आपने देख लिया। अब यहां जो पहला टर्म है 2, तो इसके 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो 2 के द फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 2। द पॉसिबल रेशनल रूट ऑफ एफ एक्स आर। देखो आपने क्या कर दिया, ये तो शुरू के हैं ही, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम 2 के फैक्टर्स मान रहे हैं। तो 2 का फैक्टर कौन होगा? 1। 2 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है। ओके, 2 को 2 भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब ये सब, ये जो लाइन लिखी हुई है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे सीधे आ जाइए इधर पे। आप सबसे पहले x इक्वल टू 1 डाल करके टेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास पहले जो फैक्टर बने हैं वो +1 है और -1 है। तो आपने जैसे ही x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल को खिलाया, तो 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू f ऑफ 1 आपको कितनी मिल गई? 0 मिल गई। ये देखिए, जैसे ही आपने 1 दिया आपने, तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया, राइट। f1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? 0 मिल गई है। मतलब इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों? x-1। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का जीरोस जो होता है वो x इक्वल्स टू अल्फा होता है, तो जो फैक्टर प्रोड्यूस करेगा दैट इज इक्वल टू x माइनस अल्फा। ये इसका फैक्टर होता है। तो हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, कितना? x इक्वल टू 1। सॉरी, एक जीरोस x इक्वल टू 1 है, तो इससे बनने वाला फैक्टर क्या बनेगा? x-1। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? अब देखिए, ऐसे आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, फिर आप क्या पुट करोगे? x इक्वल टू -1 पुट करोगे, फिर आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 3 पुट करके देखिए। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 3 बच्चों डालोगे, तो x की वैल्यू 3 होने पर फिर से इसकी वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 0 प्रोड्यूस हो रही है। ओके, मतलब अगला जो जीरोस है आपका वो x इक्वल टू 3 है। सो यू हैव द नेक्स्ट जीरो इज x इक्वल टू 3। So what will be the factor? You know, factor will be x minus 3. This is the another factor. So now you have two factors. First factor you have x minus 1 and the second factor you have x minus 3. Factor multiply by factor is equals to bigger factor. दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बड़ा फैक्टर निकल आएगा। सो इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, सो एक्स स्क्वायर -4x+3, ये आपके पास आ गया बड़ा फैक्टर। कितने की पावर थी टोटल बच्चों? टोटल पावर 4 की थी। टोटल पावर 4 की थी। जो पॉलिनोमियल आपके पास में है टोटल पावर 4 कंटेन कर रहा है, ठीक ना। ये देखिए, टोटल पावर 4 कंटेन कर रहा है। 2x की पावर 4 -7x³ -13x² प्लस 63x -45। बेटा ये टोटल पावर 4 कंटेन कर रहा है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितने पावर वाले पॉलिनोमियल से? 2 पावर के पॉलिनोमियल से। तो हमारा 2 पावर का पॉलिनोमियल जो आया है वो क्या आया है? मल्टीप्लाई करने के बाद gx आया हुआ है। gx की वैल्यू क्या है? x² -4x+3।
सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बच्चों इसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो रिमाइंडर कितना प्रोड्यूस होगा? 0। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, द gx इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx। तो gx जो है बच्चों, gx is the factor of the polynomial fx. So here remainder will be 0 and there is a quotient qx. So आप क्या लिखेंगे? fx equals to gx multiply by qx। क्लियर? तो gx मल्टीप्लाई बाई qx मतलब ऑलरेडी fx के आपके पास दो टुकड़े बन चुके हैं, एक टुकड़ा gx है एंड एक टुकड़ा qx है। अब gx के आप तो दो जीरोस निकाल चुके हैं, क्या थे दो जीरोस? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। अब qx के दो जीरोस निकालना है, तो डिवीजन करने के बाद जो आपके पास में पॉलिनोमियल आएगा, डिवीजन करने के बाद में जो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा उससे आप इसके दो जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे? x प्लस 3 एंड 2x माइनस 5। बट यहाँ सोल्यूशन में इस तरीके की मेथड आपको नहीं दी गई है। ओके, तो चलिए इसको हम आपको कराते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बेटा जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है ये आपके पास में fx दिया गया है, तो सबसे पहले आप जो है इसके आप जीरोस निकाल लो। अच्छा यहाँ पर कितनी पावर है बेटा? 4 पावर है। 4 पावर हैं मतलब इसके 4 टुकड़े बनेंगे, एक x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी और x माइनस डी। मतलब एक हम नॉर्मल फॉर्म मान रहे हैं कि इसके 4 फैक्टर्स आपके बनेंगे, ठीक है ना? अच्छा बच्चों जो हम लोग जो जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कितने फैक्टर के लिए लगाते हैं? 2 फैक्टर के लिए। तो 2 फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो कर लेंगे, बाकी 2 फैक्टर आपको किससे निकालना पड़ेगा? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इस लास्ट वाले टर्म को पकड़ो और इसके फैक्टर्स देखो। तो लास्ट वाला टर्म है -45। अब इसके पॉसिबल फैक्टर लिखो तो +1 -1 +3 -3 है ना, +5 -5। होने को तो बहुत है बच्चों, मगर कभी क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा नहीं फंसाएगा कि वो +15 -15 तक आपके फैक्टर ले जाए। शुरुआत में ही आपके फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले x इक्वल टू +1 पे चेकआउट किया कि x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, सो मैं देखता हूं एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारे पास f1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो 2 इंटू 1 की पावर 4 -7 इंटू 1 की पावर 3 -13 इंटू 1 का स्क्वायर +63 इंटू 1 और माइनस का 45। चलिए सॉल्व करिए। सो 2 1 जा 2 -7 1 जा 7 माइनस का 13 प्लस का 63 एंड माइनस का 45। तो 63 प्लस 2 हो गया 65 और 7 और 3 -13 20 और ये भी हो गया कितना? 65। बच्चों आंसर कितना आ गया? 0। सो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 क्या होगा बेटा? इज अ रूट, इज अ रूट। तो इससे बनने वाला फैक्टर क्या बनेगा बच्चों? फैक्टर बनेगा x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 1। सिमिलरली बेटा आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे। नाउ एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 बेटा f ऑफ 3 की वैल्यू निकालिए सभी लोग, जल्दी से चेक करिए f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बच्चों यहाँ आपने सॉल्व किया और f3 की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है। सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो बच्चों दो फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, अब बड़ा फैक्टर निकालिए। नाउ बिगर फैक्टर जो बनेगा gx दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये अपने पास आ गया बड़ा फैक्टर 2 पावर का, ठीक है ना? और 2 पावर इसके फैक्टर्स ये निकले हुए थे, हमको पता है। अब हमको चाहिए है कि हम fx को नाउ fx को और तोड़ना है।
तो जो ऑलरेडी एफ एक्स है उसको हम जी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एक्स, दैट इज कोशिएंट ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूं मैं। तो एफ एक्स मेरे पास कितना था क्वेश्चन में, एक्स की 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। ओके, प्लस 63x है, हाँ, प्लस 63x माइनस 45। ठीक है, प्लस 63x माइनस 45, राइट। अब बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं अपने जी एक्स से। व्हाट इज जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। तो बच्चों ये 2 पावर का है, ये जो हमारे पास में अपना डिवाइजर है ये कितने का है, 2 पावर का है, और डिविडेंड हमारे पास 4 पावर का है। तो जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक 2 पावर का पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। चलिए डिवाइड करके बताइए ये 2 पावर का पॉलिनोमियल जनरेट क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 पावर का जो पॉलिनोमियल जनरेट होगा क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। सो फाइनली आप क्या लिख सकते हो बच्चों, फाइनली आप लिख सकते हो कि ये जो कंप्लीट आपका पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया ये वाला पार्ट, और मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस एक्स माइनस 15। बच्चों देखिए ये जो हमारे पास है ना इसके दो टुकड़े हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, आपको याद होंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 3। यस, ये देखिए x माइनस 1 x माइनस 3 को ही हमने मर्ज करके ऐसे लिखा था। अब रही बात इसको फैक्टराइज करने की, चलिए तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 30 माइनस 30, और सम करने पर +1। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 15। सो x माइनस 1 x माइनस 3, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन, 2x कॉमन है सॉरी, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन, अगेन x प्लस 3। सो ऑल टोटल x माइनस 1 x माइनस 3, x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे एंड द लेफ्ट it will be 2x minus 5. So guys, this is the possible factorization. So now you have 4 factor and obviously the highest power here is 4, or you can say degree is 4. So there will be the 4 factors. तो ये हमारे 4 फैक्टर आ चुके हैं। तो अगर कभी पावर 4 का आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया तो पहले सबसे पहले आपको खुद से फैक्टर थ्योरम से कोई उसके 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे, 2 रूट्स के फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक 2 पावर का फैक्टर बनाना पड़ेगा, और 2 पावर के फैक्टर को डिवाइड करके फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपके फैक्टर बन जाएंगे। ओके गाइस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज क्वेश्चन नंबर 36। चलिए पहले पहला ग्राफ पढ़ देते हैं भाई, पैराग्राफ क्या कह रहा है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Peter, Calvin, James, and Rita and Veena were students of class 9th B Government Senior Secondary School Sector 5 Gurgaon. Once the teacher told Peter to think a number X and to Calvin to think a number Y. चलिए अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे पीटर ने एक नंबर X थिंक आउट किया है और कैल्विन ने एक नंबर जो है Y सोच रखा है। सो द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10। तो बेटा पहली चीज यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द नंबर 10 बन रहा है, मतलब पहला इक्वेशन आपके पास बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 10, राइट। सो पहली चीज आपके पास बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि टीचर ने कहा है कि जो दोनों बच्चों ने नंबर सोचा है पीटर के और कैल्विन के, दोनों का नंबर का डिफरेंस 10 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, मतलब x बड़ा होगा y छोटा होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे कि डिफरेंस 10 है तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्लियर है कि पीटर का नंबर बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10। चलिए पहली चीज बन गई। सेकेंड, नाउ टीचर आस्क जेम्स टू एड डबल ऑफ द पीटर नंबर। हाँ,
तो अब टीचर ने कहा है जेम्स से, किससे कहा? जेम्स से, एट डबल ऑफ द पीटर नंबर, पीटर के नंबर का डबल ऐड करो। तो पीटर के नंबर का डबल कितना होगा? 2x ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। किसके साथ ऐड करना है? 3 टाइम्स ऑफ द कैल्विन नंबर, कैल्विन के नंबर का 3 टाइम्स, मतलब 3y। सो सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y एंड द टोटल नंबर इज 120, मतलब जो टोटल नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में? 120। सो गाइज यू हैव टू इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं। रीता जस्ट इंटर्ड इन द क्लास, शी डिड नॉट नो एनी नंबर। अब रीता क्लास में आती, उसको कुछ भी नहीं पता था क्या चल रहा है। द टीचर सेड रीटा टू फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो टीचर ने कहा भाई कि पहला इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म में फाइंड करो। सो गाइज यही हमारा आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो रीता का आंसर, फर्स्ट आंसर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। रीता को इक्वेशन फॉर्म करने को कहा टीचर ने। सो योर आंसर x minus y equal to 10. Now Veena just entered to the class, so the teacher told him to form the second equation. So simple बच्चों, यहाँ पे टीचर ने वीना को कहा है कि दूसरा इक्वेशन फॉर्म करो। दूसरा इक्वेशन मैंने आपको अभी भी बताया, क्या बताया था? 2x 3y इक्वल टू 120। सो गाइज ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। पहला क्वेश्चन हो गया फिनिश, दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ टीचर टोल्ड रीता टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. Peter and Calvin was told to verify the numbers x and y. Okay. चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? What were the equation formed by Rita and Veena? कर दिया हमने दोनों के इक्वेशन। What was the equation formed by Veena? अच्छा, वीना के द्वारा बनाया गया इक्वेशन क्या था? तो वीना ने सेकेंड इक्वेशन बनाया था, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना? 120। और रीता एंड वीना, दो दो बार एक ही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। तो पहला वाला इक्वेशन रीता का लिख देता हूं मैं। तो रीता ने क्या बनाया था? x माइनस वाई इक्वल टू हाउ मच? 10। अब बेटा ये कह रहा है कि व्हाट नंबर डिड पीटर थिंक और कैल्विन थिंक। भाई पीटर ने x सोचा था और कैल्विन ने y सोचा था, है ना? पीटर और कैल्विन से आप पूछे गए हैं नंबर, तो आपको बताना है कि कौन से नंबर थे, मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों, x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। बच्चों यहाँ पे आपके सामने दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। हम यहाँ से बाई फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू x माइनस 10 इक्वल टू वाई हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो x माइनस 10 इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बाई सेकेंड। तो पुट करेंगे बाई सेकेंड 2x प्लस 3, वाई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? x माइनस 10 इक्वल्स टू 120। तो 2x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 120 हो गया, ये इक्वल टू 120। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया बच्चों? 5x इक्वल टू 120 प्लस 30। 120 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों? 150। तो 5x इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कितने बार? 3 बार, यानी 30 हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास 30 आ चुकी है और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो 30 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y को इधर ले जाइए, y इक्वल टू 30 माइनस 10, तो आंसर y इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो एक नंबर आया है x, दूसरा नंबर आया है y। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 30 एंड 20। तो फर्स्ट आंसर इज 30, x इक्वल टू 30 आ चुका है। एंड सेकेंड आंसर y इक्वल्स टू, कुछ गलत हो गया हम लोगों से, 40 आएगा, है ना? x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 30, x माइनस वाई इक्वल टू 10। क्या पहले y की वैल्यू 30 आई थी? हमने x की वैल्यू 30 निकाल ली है और यहाँ पे हम्म, तो बच्चों यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक करी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा। तो दो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर सोचने को बोले गए हैं। तो करेक्ट आंसर पहला जो कैल्विन नंबर थिंक कर रहा है वो क्या होगा बच्चों?
30, और दूसरा नंबर जो है केल्विन जो है 20 थिंक करेगा, और जो प्रतीक है वो क्या थिंक करेगा, 30। तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। हाँ तो सेकेंड नंबर केल्विन कौन थिंक कर रहा है, 20, और पीटर जो थिंक कर रहा है दैट इज इक्वल टू 30। सो दिस इज कंप्लीटेड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे डाउट है बच्चों के। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए ये जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें काम बहुत लिमिटेड रहता है मगर इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको देख करके आप लोग डरा मत करो, बहुत काम बहुत लिमिटेड है। देखिए अ फरीज व्हील, हाँ मतलब जाइंट व्हील, जो बड़ा वाला व्हील होता है, अ फरीज व्हील और अ बिग व्हील इन यूनाइटेड किंगडम इज amusement ride consisting of the rotating upright wheel with a multiple passenger carrying component commonly referred as the passenger car, cabins, tubs, capsule, है ना, or pods attached to the rim such as a way that wheel turns, they are kept upright usually by gravity। देखिए इनका कहना है कि वहां पे एक झूला होता है, बस इतनी सी मेन बात है, आगे कुछ नहीं। After taking a ride a Ferris wheel, Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoy the ride. She was curious about the different angles measure the wheel will form। चलिए, she forms the figure as given below। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, और मेनली जो हमारा डायग्राम है वो ये है बस। अब इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट एंगल फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू फाइंड करना आपको, मतलब आर ओ क्यू मतलब ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, ठीक है। देन एंगल आर क्यू पी एंड एंगल आर एस ओ। चलिए, तो ये तीन चीजें हमें करनी है, आर क्यू पी एंड एंगल आर एस ओ। तो ये मैं डायग्राम को लेकर के चलता हूं, और मुझे जो फाइंड करना है मैं उस पर काम करता हूं। चलिए, ये देखिए हमारे पास ये डायग्राम आ चुका है, और अब हमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ क्यू, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है ना। ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आप, यदि आप केवल इतने पार्ट को देखें, कितने पार्ट को देखें, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को, इसको कैसे समझाया जाए आपको, मैं एक डायग्राम इसके ऊपर बना रहा हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, एंड देन ये हो गया, और ये हो गया। बच्चों आपको पता है कि ये जो पार्ट होता है ये रेडियस होता है, एंड रेडियस कितना एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री। सबको पता होना चाहिए, पता है नहीं बात। जो रेडियस होती है टेंजेंट पर कितना एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री। ये देखिए, जैसे ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री, सो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो यू नो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180, सॉरी 360 डिग्री। मतलब आप लिख सकते हो एंगल ओ प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पे एंगल ओ आपको फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन आपका है आर ओ क्यू, वही एंगल ओ है, दैट इज एंगल ओ। एंगल आर यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, बिकॉज ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। सो हियर इट इज 90। नाउ एंगल क्यू वंस अगेन इट इज 90, एंड एंगल पी इज गिवन आउट हियर 30 डिग्री इक्वल्स टू 360। So 90 plus 90 become 180, 180 plus 30 become 210. So 360 minus 210. How much it will be? 150. First answer, answer your angle O, or you can say angle ROQ. ROQ equals to 150 degree. Done. First answer हो गया। सेकेंड हमें एंगल निकालना है आर क्यू पी। अच्छे से देखिए आर क्यू पी, देखिए ओ आ चुका है हमारे पास, 150 आ चुका है हमारे पास। ओके, ये एंगल हमारे पास, एंगल ओ कितना है, 150। अब बच्चों हमारे पास एंगल ये वाला निकालना है, आर क्यू पी। आर क्यू पी कहाँ जा रहा है, देखिए ये आर है, ये क्यू है,
और ये P है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिए। RQP, ये मैं आपको एंगल दिखा रहा हूं बच्चों। ये देखिए एंगल RQP, मतलब आपको ये बाहर वाला एंगल चाहिए है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बच्चों, O से लेकर के Q तक जो है बच्चों ये रेडियस है। O से लेके Q तक क्या है? रेडियस। दिस इज रेडियस R। ओके, O से लेके Q तक रेडियस है, और रेडियस से लेकर के ये जो पूरा का पूरा बाहर तक P गया है, ये एंगल कितने डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, उस कंप्लीट एंगल को आप देखिएगा। ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है ना। बट हमें थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। पहले पहले वो हम मेहनत कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छे से समझिए सभी लोग। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू। मैं इस ट्रायंगल ओ पी क्यू को यहां बनाता हूं। दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ओ पी क्यू हमने ऐसे बना दिया है इसको, इस तरफ ओरिएंटेशन इसका बिगाड़ दिया है, दूसरा कर दिया है। सो दिस इज एंगल ओ पी, सॉरी नॉट इज क्यू, इट इज ओ क्यू आर। ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ऐसा ठीक लग रहा है? यदि नहीं लग रहा है तो चलिए मैं इसी सेंस में बना देता हूं जिस सेंस में ये दिया हुआ है। इसमें ये O है, ऊपर R है, इधर Q है। सो दिस इज R, दिस इज Q, एंड बीच में O बैठा हुआ है। बच्चों आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड दिस एंगल इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 150 डिग्री। ओके, 150 डिग्री। आप जानते हैं एक थ्योरम मैथ्स में कि अपोजिट एंगल के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 150 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 150। सो 2x इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। सो बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। ओके, हमारे पास दोनों एंगल 15 15 आ चुके हैं। बहुत केयरफुली देखिए बच्चों, मतलब ये एंगल जो अंदर छोटा सा दिख रहा है, इसको मैं जूम करता हूँ, अब जरूरत आ गई जूम करने की। तो ये देखिए, ये जो एंगल हमको दिख रहा है छोटा सा, ये कितने डिग्री है? 15 डिग्री। और ये जो एंगल छोटा सा दिख रहा है, ये भी कितने डिग्री है? 15 डिग्री है। अब बच्चों आपको पूछा गया ये वाला एंगल, ये एंगल। ओके, इसको भी मैं अलग कलर से, येलो कलर से दिखा दे, ब्लू कलर से। चलो, ये एंगल आपसे पूछा गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना होता है? 90 होता है कि नहीं होता भाई? यहां से लेकर के यहां तक 90 होता है। तो 90 में ऑलरेडी अंदर वाला 15 बैठा हुआ है। ओके, मींस आप लिख सकते हो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल RQP प्लस एंगल RQP इक्वल्स टू हाउ मच? 90 डिग्री, बिकॉज टोटल 90 डिग्री है, जिसमें एंगल OQR अंदर कितना लेके बैठा हुआ है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री प्लस एंगल RQP इक्वल्स टू बन जाएगा 90। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल RQP इक्वल टू 90 माइनस 15, बोलो कितना आ गया बच्चों? 75 डिग्री। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ये 75 डिग्री। डन। तो बच्चों ये भी हमारे पास 75 होगा, और जो ये आंसर है ये भी हमारा कितना होगा? 75। तो दोनों एंगल हमारे पास 75 के होंगे, ये ब्लू वाले। अब आगे बात करते हैं, अब कौन सा एंगल निकालना है भाई साहब? अब आपको निकालना है एंगल RSQ। ओहो, बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका आधा एंगल बनता है करस्पॉन्डिंग आर्क पर। तो बेटा ये एंगल 150 डिग्री है, सो इसका हाफ एंगल बोलो कितना होगा? 75 डिग्री। सो आंसर इक्वल टू 75 डिग्री। सो दैट इज डन। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें ORP पूछा गया है, तो डायग्राम आप देखें आपसे, यहां से ये O गया है, ये यहां से O है, ये R है, और यहां से ये मिला दीजिए इसको, ये P गया हुआ है। तो बच्चों रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 90 डिग्री। डन। सो गाइज ये हमारा पहला पेपर यहाँ पे कंप्लीटली डन, कंप्लीट सोल्यूशन हमने कर लिया है।